हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि DSSB TGT नेचुरल साइंस में हमारी बहुत सारी यूनिट्स ग्रेजुएशन से ऐड की गई है। उनमें से एक यूनिट थी सेरीकल्चर, जिसका थ्योरी पोर्शन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि इसके MCQ करा दीजिए, तो आज हम इसके MCQs करेंगे। आई होप थ्योरी पोर्शन को आप पहले से देख चुके होंगे, ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना था। सेरीकल्चर में आपको सेरीकल्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ना था, सिल्क वॉर्म की बायोलॉजी क्या है ये पढ़ना था, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग पढ़नी थी, और इसके अंदर है ना कौन कौन से पेस्ट और डिजीज लग जाते हैं, ये सारे हमारे सब टॉपिक्स थे सेरीकल्चर के अंदर, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, DSSB TGT नेचुरल साइंस की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें जो जाके आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना आज हम MCQ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इन MCQs का पहले आप खुद आंसर देने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आंसर को देखिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको ये टॉपिक आ गया है कि नहीं आ गया। अगर आप खुद ऑनेस्टली आंसर करने की कोशिश करेंगे ना, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले आपको लेक्चर देखना है, अपना थ्योरी पार्ट जो है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है, और उसके बाद दोबारा से MCQ प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि सिल्क वॉर्म की जो रेयरिंग का प्रोसेस होता है उसको हम कहते क्या है। एग्रीकल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, या नन ऑफ द अबव कहते हैं। तो अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो इस टॉपिक का नाम ही क्या था, सेरीकल्चर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेरीकल्चर। अब एग्रीकल्चर हम किसको कहते हैं, तो जब हम क्रॉप्स को लगाते हैं, ठीक है, जब हम सॉइल मैनेजमेंट करते हैं, उसके ऊपर क्रॉप्स उगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। अगर आप फिशेस को, ठीक है, अगर आप फिशेस को पाल रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पिसीकल्चर कहते हैं। और अगर आप सारे एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स को पाल रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वा कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर एंड एक्वा कल्चर में ये डिफरेंस होता है। पीसी कल्चर का मतलब होता है आप सिर्फ फिशेस की बात कर रहे हैं, एक्वा कल्चर का मतलब होता है आप सारे एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आप कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को कल्चर कर सकते हैं। पीसी कल्चर में हम सिर्फ फिशेस की बात करते हैं, ठीक है। और जो सेरीकल्चर होता है वो क्या होता है, हमारा रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, जो सिल्क वॉर्म होता है जिसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम दिया हुआ है बॉम्बेक्स मॉरी, वो कौन से पत्तियों पर फीड करता है। नीम की पत्तियां खाता है, मलबरी की पत्तियां खाता है, ब्लैकबेरी जो हमारा प्लांट होता है उसकी पत्तियां खाता है, या नन ऑफ दी अबव। तो अगर आपने अच्छे से सेरीकल्चर का टॉपिक पढ़ा है तो आपको मालूम है कि जो बॉम्बेक्स मॉरी होता है उसका लाइफ साइकिल भी हमारे सिलेबस में मेंशन था। ठीक है, तो बॉम्बेक्स मॉरी जो होता है वो ना तो नीम लीव्स खाता है ना ब्लैकबेरी लीव्स खाता है, वो किसकी लीव्स खाता है, मलबरी लीव्स कहते हैं। मलबरी लीव्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, तो मलबरी लीव्स को हम हिंदी में कहते हैं शहतूत। ठीक है, तो मलबरी लीव्स पे फीड करता है कौन, हमारा बॉम्बेक्स मॉरी सिल्क वॉर्म जो होता है। पहले आपको इनके आंसर खुद देने की ट्राई करना है। कमेंट्स में आपको ये देखना है कि 20 क्वेश्चंस है, तो 20 क्वेश्चंस में आपके अपने आप ऑनेस्टली कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, आंसर को तब देखने की ट्राई कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि बहुत सारी फीडिंग रिक्वायर्ड होती है कौन से स्टेज पे, यानी कि जब हम इनकी अलग अलग स्टेजेस को देखते हैं तो ऐसी एक स्टेज होती है जिसपे ना बहुत सारा खाना खाता है ये, तो कौन सी स्टेज है वो, सिल्क वॉर्म स्टेज है, कोकून स्टेज है, एग स्टेज है, या बोथ बी एंड सी, यानी कोकून स्टेज या फिर एग स्टेज, दोनों। तो आपको मालूम है कि जो हमारा लाइफ साइकिल होता है, वॉर्म की जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 स्टेजेस में मेनली डिवाइडेड होती है। सबसे पहली स्टेज होती है एग, एग के बाद आता है हमारा वॉर्म स्टेज, ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा लार्वा, और उसके बाद आता है हमारा मोथ। ठीक है, तो जो सिल्क वॉर्म वाली स्टेज होती है ना उसमें ना वो वोरेशियसली फीड करता है। चाहे आप उसको कोई भी लीव्स खाने को दोगे ना, मलबरी लीव्स हो चाहे कैस्टर लीव्स हो, ये लीव्स पे है ना वोरेशियसली ईट करता है, बहुत ज़्यादा फीडिंग करता है। कौन से स्टेज में, सिल्क वॉर्म स्टेज में जब वो होता है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसपे बहुत ज़्यादा खाना खाता है। कोकून स्टेज है ना नॉन फीडिंग स्टेज होती है, यहाँ पे कुछ नहीं खा रहा होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा सिल्क है जिसका एक और नाम भी है जिसको हम क्या कहते हैं, चाइनीज सिल्क कहते हैं। यानी कि अगर मैंने उसका डायरेक्ट नाम ना लिख के कह दिया कि चाइनीज सिल्क का नाम बताइए, तो आप किसकी बात कर रहे हैं, एरी सिल्क की बात कर रहे हैं, मूगा सिल्क की बात कर रहे हैं, टसार सिल्क की बात कर रहे हैं, या फिर मलबरी सिल्क की बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा चाइनीज सिल्क होता है वो कौन कहलाता है, मलबरी सिल्क कहलाता है। और मलबरी सिल्क हमें किससे मिलता है, कमेंट्स में मेरे को बताइए। ठीक है, तो मलबरी सिल्क को हम चाइनीज सिल्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी सिल्क की वैरायटी का नाम बताइए जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलती है। आपको पता है सिल्क है ना सबसे पहले डिस्कवर किया गया था चाइना में। ठीक है, चाइना ने बहुत टाइम तक इस बात को दूसरों से छुपा के रखा। ठीक है, और चाइना से दूसरी कंट्रीज में सिल्क जाता था, और इसलिए उसको क्या कहा जाता है, उस पूरे रूट को आज भी क्या कहा जाता है, सिल्क रूट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक वैरायटी है सिल्क की जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, उसका आपको नाम बताना है। मलबरी सिल्क, मूगा सिल्क, टसार सिल्क, या फिर कैस्टर सिल्क। तो आपने अगर हमारे थियरी वाले लेक्चर को अच्छे से पढ़ा था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो मूगा सिल्क होता है
वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। इंडिया का कौन से स्टेट में पाया जाता है? इंडिया में एक स्टेट है असम, वहाँ पर पाया जाता है मूंगा सिल्क, ठीक है। सिर्फ इंडिया में उगती है ये वेराइटी, ठीक है। बाकी की वेराइटी तो आपको बाकी कंट्रीज़ में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन मूंगा सिल्क की वेराइटी आपको दूसरी कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिलती है। 6th क्वेश्चन है कि अगर आप मलबरी लीव्स की रेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि आप शहतूत की पत्तियां अगर उगा रहे हैं, आपने है ना शहतूत के पेड़ लगाए इसलिए ताकि उसकी लीव्स को आप रेयर कर पाओ, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं, मोरीकल्चर कहते हैं, फिर लैग कल्चर कहते हैं। तो दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को आंसर करने के, या तो आपको डायरेक्टली ये मालूम हो कि इसका राइट आंसर क्या है, या फिर आपको है ना एलिमिनेशन मेथड मालूम हो। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि आपको ये मालूम है कि इनमें से बाकी के आंसर किसके करेक्ट आंसर है। तो सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। जब आप रेशम के कीड़ों को पाल रहे हैं रेशम प्राप्त करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर हम किसको बोलते हैं? जब हम हनी बीज को रेयर करते हैं हनी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसको हम एपीकल्चर कहते हैं। लैक एक अलग कीट होता है, उससे हमें लैक मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लैक कल्चर कहते हैं। तो मोरी कल्चर जो होता है वो क्या होता है? शहतूत की पत्तियों को उगाने के लिए जब आप शहतूत के पेड़ लगा रहे हो उसको हम क्या बुलाते हैं? मोरी कल्चर बुलाते हैं। सेरीकल्चर हम किसको बुलाते हैं? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को। और एपीकल्चर होता है हनी बीज। ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके में भी पूछ लिया जाता है आपसे कि एपीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने मलबरी लीव्स की जो रेयरिंग की उसको हमने मोरिकल्चर कहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं सिल्क वॉर्म में, ठीक है। आपको पता है इनके पास है ना लेबियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? इस सिल्क को रिलीज करता है, ठीक है। तो कितने पेयर प्रेजेंट है? 1 पेयर है, 3 पेयर है, 2 पेयर है, 5 पेयर है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं सिल्क वॉर्म के अंदर इस ग्लैंड्स के, जो किसको रिलीज करेगा? सिल्क को रिलीज करता है। तो 2 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं सिल्क वॉर्म के अंदर, ठीक है। इस ग्लैंड का नाम क्या होता है? लेबियल ग्लैंड कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो 2 पेयर्स होते हैं। एक करेक्शन कर लीजिएगा, जब मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था तो मैंने गलती से वहाँ पे 1 पेयर लिख दिया था, तो ये 2 पेयर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकून को बनने में कितने टाइम लगता है? तो कुकून का मतलब क्या होता है? तो हमारा जो प्यूपा होता है वो क्या करता है? अपने आसपास है ना बहुत सारे धागे 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 लपेट लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कुकून फॉर्मेशन। तो कितने दिन लगते हैं कुकून को बनने के लिए? वो अपने आसपास बहुत सारे धागे लपेट लेगा, इसके लिए कितने डेज रिक्वायर्ड होते हैं? मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। तो 5 डेज लगते हैं कि 3 डेज लगते हैं, 2 डेज लगते हैं, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कुकून को बनने में लगते हैं सिर्फ और सिर्फ कितने दिन? 3 दिन, ठीक है। तो कुकून फॉर्मेशन टेक्स 3 डेज, आपको मालूम होनी चाहिए ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क जो है वो एक नेचुरल फाइबर है। आपको पता है नेचुरल फाइबर का मतलब क्या होता है? नेचर से प्राप्त होता है। रेशम का जो कीड़ा होता है वो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने है ना उसको रेयरिंग करना शुरू कर दिया। तो पहली बात तो ये कैसा फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर नहीं है, नेचुरल फाइबर है। आपसे ये भी पूछा जाता है 1 मार्क में, अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा कि सिल्क एक नेचुरल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, मिक्सचर है, तो आपको मालूम होना चाहिए सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर है, क्योंकि वो हमें किससे मिलता है? रेशम के कीड़े से मिलता है। रेशम का कीड़ा कहाँ प्रेजेंट होता है? नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि वो नेचुरल फाइबर भी है ना कुछ अलग प्रोटीन से मिलके बना होता है, उन प्रोटीन का आपको नाम बताना है। तो वो फिब्रोइन प्रोटीन से मिलके बना है, सेरिसिन प्रोटीन से मिलके बना है, चिटिन से मिलके बना है, या फिर फिब्रोइन और सेरिसिन दोनों से मिलके बना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नज़र में, अगर मैं एग्जाम सेट करूँ तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर कंसिस्ट ऑफ, आपको बताना है, ऑप्शंस में बताइए मेरे को लिख के कॉमेंट्स में कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फिब्रोइन और सेरेसिन से मिलके बना होता है हमारा सिल्क, ठीक है। तो फिब्रोइन 70 to 80% प्रेजेंट होता है सिल्क के अंदर, और सेरेसिन से 20 to 30% प्रेजेंट होता है। आपको इनका परसेंटेज भी मालूम होना चाहिए। फिब्रोइन 70 to 80%, सेरेसिन 20 to 30%। अच्छा, एक प्रोसेस होता है जिससे ना हम सेरेसिन को रिमूव करते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम क्या है वो मेरे को कॉमेंट्स में लिख के बताइए, ठीक है। तो जब हम सेरेसिन को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस का एक नाम होता है, वो नाम मुझे जानना है। उसके बाद आता है हमारा 10th क्वेश्चन, पेब्राइन डिजीज जो होती है सिल्क वॉर्म के अंदर जो हो जाती है, उसको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म उसका कौन है? किसी फंजाई की वजह से होती है, किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है, किसी वायरस की वजह से होती है, या फिर किसी प्रोटोजोआ की वजह से होती है। तो जब मैंने आपको थ्योरी में ये पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पेब्राइन डिजीज में क्या होता है? पेपर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। पेपर लाइक स्ट्रक्चर्स, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, पेपर लाइक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी स्टेजेस को इन्फेक्ट कर सकता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेजेस को इन्फेक्ट करेगा, तो सारी स्टेजेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर आपने वो थ्योरी क्लास अच्छे से अटेंड की थी तो मैंने आपको बताया था कि इसको याद करने का तरीका क्या है। P4 पेब्राइन डिजीज, पेपर लाइक स्ट्रक्चर एंड
पी फॉर प्रोटोजोआ। तो ये डिजीज़ हमें किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआ की वजह से होती है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? नोसीमा बोम्बाइसिस। ठीक है, तो ये नोसीमा बोम्बाइसिस प्रोटोजोआ क्या करेगा? बॉम्बेक्स मॉरी वाली जो स्पीसीज होती है हमारी, उसको क्या कौन सी बीमारी दे देगा? पेब्राइन डिजीज दे देगा। ठीक है, इसकी और भी स्पीसीज होती है जो दूसरी स्पीसीज को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन नोसीमा बोम्बाइसिस किसको इम्पैक्ट करेगी? बॉम्बेक्स मॉरी वाला जो हमारा बॉम्बेक्स मॉरी से हमें क्या मिलता है? मलबरी सिल्क मिलता है। मलबरी सिल्क को चाइनीज सिल्क भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा है ऐसा कौन सा सिल्क है जिसको प्राइड ऑफ असम या फिर गोल्डन येलो सिल्क भी कहते हैं। ठीक है, अगर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाना है तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्डन येलो सिल्क किसको कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है प्राइड ऑफ असम किस सिल्क को कहते हैं। ठीक है, तो मलबरी सिल्क, मूगा सिल्क, एरी सिल्क, टसार सिल्क। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सिल्क की एक ऐसी वैरायटी होती है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, और कौन से स्टेट में मिलती है? असम में मिलती है। तो हमारी जो मूगा सिल्क होते हैं उसको है ना प्राइड ऑफ असम भी कहते हैं, और इसको गोल्डन येलो सिल्क भी कहते हैं। इसका कलर मोस्टली नेचुरली जो कलर होता है वो ये होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? गोल्डन येलो सिल्क कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया वो इकलौती वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है जिसके पास सारी वेराइटीज़ उगती हैं। ठीक है, और मूगा सिल्क कहाँ पे उगता है? इंडिया में भी, असम में उगता है, इसलिए इसको प्राइड ऑफ असम कहते हैं, यानी कि हमें बहुत गर्व है इस बात पे। ठीक है, तो अगर आप असम से बिलोंग करते हैं तो ये बात आपको ज़रूर मालूम होगी। ठीक है, वहाँ पे बहुत सुंदर सिल्क की साड़ियाँ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्करडाइन डिजीज सिल्कवॉर्म में किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है मस्करडाइन डिजीज का? किसी फंजाई की वजह से होती है, किसी वायरस की वजह से होती है, किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है, या प्रोटोजोआ की? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पेब्राइन डिजीज होती है वो प्रोटोजोआ की वजह से होती है, और मस्करडाइन डिजीज जो होती है वो फंजाई की वजह से होती है। जिस फंजाई का नाम भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेब्यूरिया बेसिना नाम की जो फंजाई की स्पीसीज होती है उससे हमारे सिल्कवॉर्म के अंदर एक बीमारी देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मस्करडाइन डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से होती है? फंजाई की वजह से होती है। पेब्राइन डिजीज जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होती है, क्योंकि हमें डिजीज एंड पेस्ट भी पढ़ने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैशरी डिजीज जो सिल्कवॉर्म के अंदर हो जाती है वो किसकी वजह से होती है? किसी वायरस की वजह से होती है, किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है, या फिर वायरस और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन होता है उनकी वजह से होती है, या फिर फंजाई की वजह से होती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मस्करडाइन डिजीज़ है वो फंजाई की वजह से होती है। ठीक है, तो ये जो फ्लैशरी डिजीज़ है ना ये कॉम्बिनेशन की वजह से होती है। ये वायरस और बैक्टीरिया का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से फ्लैशरी डिजीज़ सिल्कवॉर्म के अंदर देखने को पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिफलिंग क्या होता है? तो एक प्रोसेस होता है स्टिफलिंग, तो इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर आप सिल्क वॉर्म को पाल रहे हो, रेयरिंग कर रहे हो, तो इसको हम स्टिफलिंग कहेंगे। आप प्यूपा को किल कर रहे हो, इसको आप स्टिफलिंग कहोगे। आप कैस्टर लीव्स को उगा रहे हो, इसको आप स्टिफलिंग कहोगे। या फिर आप फंजाई को मार रहे हो, इसको आप स्टिफलिंग कहोगे। तो आपको पता है कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म तो सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो किलिंग ऑफ प्यूपा जो होता है, जब हमें है ना उसके अंदर से क्या निकालना है? अब हमें कुकून निकालना है, तो उसके लिए हमें प्यूपा को किल करना होगा। तो हम क्या करते हैं? इसको हॉट ओवन में रख देते हैं या फिर गर्म पानी में डाल के उबाल रहे होते हैं। इन दोनों प्रोसेस में हम जब इसको बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे रख रहे हैं, तो इस प्रोसेस का नाम है स्टिफलिंग। ठीक है, तो किलिंग ऑफ प्यूपा क्या कहलाता है? स्टिफलिंग कहलाता है, जिसमें हम इसको गर्म पानी में बॉईल कर सकते हैं या फिर हॉट ओवन में रख सकते हैं। ठीक है, तो किलिंग ऑफ प्यूपा क्या कहलाता है? स्टिफलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने पुराने कोकून, देखो कोकून बनने में तो लगता है 3 दिन, लेकिन अच्छा कोकून, मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी का सिल्क चाहिए, उसके लिए मेरे को कितने दिन पुराना कोकून इस्तेमाल करना चाहिए उसमें से सिल्क निकालने के लिए? ठीक है, तो 1 मंथ पुराना जो कोकून हो गया, यानी कि उसे बनने में तो 3 दिन लगे थे, लेकिन अब वो रखे रखे 1 महीना पुराना हो गया, उसको मेरे को लेना चाहिए। 7 से 10 दिन पुराना है, उसको लेना चाहिए। 15 दिन पुराना है, उसको लेना चाहिए। या फिर 1 साल पुराना हो गया। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोकून फॉर्मेशन में लगते हैं 3 डेज, लेकिन हमें जो ओल्ड लेना चाहिए सिल्क, अच्छी क्वालिटी का सिल्क प्राप्त करने के लिए हमको कितने दिन पुराना लेना होता है? 7 to 10 डेज ओल्ड जो हमारा कोकून होता है उसको अगर आप लोगे तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का सिल्क मिल जाएगा। ठीक है, बहुत पुराना नहीं लेना है, 7 से 10 दिन पुराना हुआ है उसको आप ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि फिलोसेमिया रिसिनी जो होते हैं ये किस सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम है? मलबरी सिल्क का साइंटिफिक नेम है, मूगा सिल्क का है, टसार का है, या फिर एरी का है? तो मैंने इतनी बार इन क्वेश्चंस में रिपीट कर दिया कि मलबरी सिल्क का साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बाइक्स मोरी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन से कट हो गया। ठीक है, उसके बाद है ना हमारा जो मूगा सिल्क होता है वो होता है एंथ्रीसिया एसेमेंसिस, क्योंकि एसेमेंसिस इसके नाम के पीछे लिखा है क्योंकि ये कहाँ पे मिलता है? सिर्फ असम में मिलने वाली वेराइटी है मूगा सिल्क। इसको प्राइड ऑफ असम भी कहते हैं और इसको गोल्डन येलो
सिल्क भी कहते हैं। टसार सिल्क का साइंटिफिक नेम भी एंथ्रीसिया माइलिटा होता है। तो वो हमारा एरी सिल्क होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है फिलोसेमिया रिसिनी। आपको मालूम होना चाहिए इन चारों के साइंटिफिक नेम, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड पे चारों के साइंटिफिक नेम एक ही जगह लिख दिए हैं, ठीक है, 4 अलग अलग क्वेश्चन बनाने के अलावा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या है। तो हमारा जो मलबरी सिल्क है, जो बॉम्बेक्स मोरी होता है, जिसका लाइफ साइकिल भी हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है, इसको हम चाइनीज सिल्क भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मूगा सिल्क है, ये सिर्फ असम स्टेट में मिलता है, सिर्फ इंडिया में उगने वाली वेराइटी है, इसको प्राइड ऑफ असम भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन येलो सिल्क भी कहते हैं। उसके अलावा जो हमारा टसार सिल्क है और एरी सिल्क है, एरी सिल्क का साइंटिफिक नेम क्या है, फिलोसेमिया रिसिनी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टसार सिल्क वॉर्म है ना, किसकी लीव्स पर फीड करता है, यानी कि ये मलबरी की लीव्स खाता है, साल की लीव्स खाता है, कैस्टर लीव्स खाता है, सोम की लीव्स खाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मलबरी लीव्स पे कौन फीड करता है, मलबरी सिल्क, ठीक है, बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है। सोम लीव्स पे फीड करता है हमारा मूगा सिल्क, ठीक है। असम में मिलने वाली जो वैरायटी है वो सोम की लीव्स को खाती है, ठीक है। और जो हमारा टसार सिल्क होता है वो साल लीव्स पे फीड करता है, और कैस्टर लीव्स पे करता है एरी सिल्क, ठीक है। तो आपको यही एक ही स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि मलबरी वाला जो सिल्क वॉर्म होता है वो मलबरी लीव्स ही खाता है, तो ये तो बहुत आसान है याद रखना। सोम लीव्स को खाता है मूगा, ठीक है, कैस्टर को खाता है एरी, और साल लीव्स को खाता है टसार, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्लांट किस, मतलब कौन सा सिल्क वॉर्म कौन से प्लांट की लीव्स पर फीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क वॉर्म की लाइफ स्टेज क्या होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन है प्यूपा, उसके बाद आते हैं एग, फिर बनता है लार्वा, और फिर बनता है मॉथ, या फिर है एग, लार्वा, प्यूपा, मॉथ, फिर है मॉथ, प्यूपा, लार्वा, एग, एग, मॉथ, प्यूपा, लार्वा। तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले होता है एग, एग से निकलते हैं लार्वा, लार्वा बन जाता है प्यूपा, और प्यूपा बन जाता है अडल्ट मॉथ। और अगर चलो यहाँ से शुरू ना करें, तो अगर मॉथ से आपने स्टार्ट किया तो अडल्ट मॉथ क्या करेगा, पहले अंडे देगा, अंडों में से क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे, लार्वा में से क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा, और प्यूपा फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अडल्ट मॉथ में, ठीक है। तो बाकी कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एग, एग से बनेंगी लार्वा, लार्वा से निकलता है प्यूपा, प्यूपा के ऊपर आता है हमारा कुकून, ठीक है। और उसमें से अगर आपने कुकून को स्टेज पे उसे किल नहीं किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से लाइफ साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो 90% सिल्क होता है वो हमें किस वैरायटी से मिलता है। एक ही वैरायटी होती है जो पूरे वर्ल्ड की 90% सप्लाई तो सिर्फ एक इसी वैरायटी से आ रही होती है। तो मूगा सिल्क, टसार सिल्क, एरी सिल्क, मलबरी सिल्क। तो आपने ना बार बार देखा होगा कौन से सिल्क का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है, किसकी लीव सबसे ज़्यादा उगाई जा रही है। तो जो हमारी मलबरी सिल्क होती है ना, उसको हम चाइनीज़ सिल्क भी कहते हैं सब, ठीक है। और ये है ना वर्ल्ड की 90% सिल्क की जो डिमांड है उसको कंप्लीट करती है। मूगा सिल्क जो होता है वो सिर्फ असम में पाया जाता है, इंडिया में उगता है, इसको प्राइड ऑफ असम कहते हैं, ठीक है। और टसार और एरी सिल्क जो होते हैं ये दो अलग वैरायटी है, और ये चारों की चारों वैरायटी जिस कंट्री में मिलती है वो कंट्री कौन सी है, आपकी अपनी कंट्री इंडिया, ठीक है। मूगा सिल्क कहीं और नहीं मिलेगा, असम में मिलेगा। मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया, इस क्वेश्चन को गलत मत कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो आपको है ना बेस्ट टेम्परेचर बनाना है। अगर आप सेरीकल्चर कभी कर रहे हो, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कर रहे हो, उसके लिए है ना आपको क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है और क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है रिस्पेक्टिवली आपको बताना है। तो आप 16 से 18 डिग्री का टेम्परेचर रखोगे और 80 से 90% जो है वो ह्यूमिडिटी रखोगे, ठीक है। उसके अलावा आप 26 टू 28 डिग्री का टेम्परेचर रखोगे या 60 टू 70% ह्यूमिडिटी रखोगे। 35 टू 40 डिग्री टेम्परेचर रखोगे, 15 से 30 डिग्री की रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखोगे। तो अगर आपने इस लेक्चर को सही से अटेंड किया था, जब मैंने ये लेक्चर आपको कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या चाहते हैं, 26 से 28 डिग्री का हम वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और 60 टू 70% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम वहाँ पर मेंटेन करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये बेस्ट कंडीशंस है क्या प्रोवाइड करने के लिए, सेरीकल्चर को रेयर करने के लिए। हमें इसको बहुत सारी डिजीज़ से भी बचाना होता है, ठीक है। बहुत सारी डिजीज़ क्या करती है, डैमेज करती है। तो मैंने आपको जो पॉसिबल 20 क्वेश्चन हो सकते थे वो करा दिए। थैंक यू। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और धीरे धीरे मैं सारे के सारे टॉपिक्स कवर कराने की कोशिश करूँगी, उनके MCQ कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और ये जो कंटेंट है ना, ये मैं भी पहली बार बना रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए ना मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, तो लेकिन आपकी सारी क्लासेस आएंगी ज़रूर, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसी से मोटिवेशन फील होता है इतने कम व्यूज़ के बाद भी कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है। थैंक यू।